हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सबसे पहले विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप अपने एग्जाम में पास करें अच्छे से, ठीक है? और जो बच्चे प्रोफेशनल का एग्जाम इस बार देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब के सब इस बार सीएस बन जाएं। बेटा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो अभी हमारा दिसंबर 24 में सीएएफएम का पेपर हुआ था, उस पेपर का एनालिसिस और सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, पेपर का एनालिसिस करूंगा, मतलब उसमें बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना? और फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिखाऊंगा। हम पेपर को पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? ये बेटा जो पीडीएफ है मेरे पास, जो पेपर का भी पीडीएफ है और जो सॉल्यूशन का भी पीडीएफ है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है सी ए इक्तदार मलिक। आप इक्तदार मलिक के नाम से टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो उस पर आपको ये जो पेपर एनालिसिस का पीडीएफ है ये भी मिल जाएगा। आपको पेपर भी मिल जाएगा सीएएफएम का, और बेटा जो उसका सॉल्यूशन मैंने बनाया है वो भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, जो भी सॉल्यूशन मैंने बनाए हैं बच्चों, वो मैंने अपनी एजम्पशन के हिसाब से बनाए हैं। मे बी इंस्टीट्यूट की एजम्पशन कुछ डिफरेंट हो जाए, ठीक है ना? तो आंसर में इधर उधर हो सकता है जब इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आएंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरी सारी एजम्पशन इंस्टीट्यूट से मैच करें। दूसरी बात, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी कैलकुलेशन एरर ना रही हो, लेकिन बाई चांस, मैं भी ह्यूमन हूं, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो मेरी नॉलेज में जरूर लेकर आना, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो पेपर हमारा आया था उसमें जो पहला क्वेश्चन था, कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो 60 मार्क्स का पोर्शन था, उसमें जो पहला क्वेश्चन था, वो पहला क्वेश्चन 15 नंबर का था और वही केस स्टडी टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपसे रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा। पहला पार्ट 5 नंबर का, दूसरा भी रेशियो एनालिसिस से ही पूछा 5 नंबर का, और तीसरा प्रोजेक्टेड पीएनएल अकाउंट बनाना था 5 नंबर का। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस केस स्टडी तो जो होता है वो लेंथी क्वेश्चन दिखता है, लेकिन होता उसमें कुछ भी नहीं है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाऊंगा तो आप देखोगे कि उसमें आधा क्वेश्चन तो बिल्कुल इरेलीवेंट है, तो आधे के बाद तो उसकी स्टार्टिंग हुई है क्वेश्चन की, ठीक है ना? तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले ही केस स्टडी पढ़कर डर जाते हैं। तो आपको बेटा डरना नहीं चाहिए कभी भी, आराम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। उसके बाद में देखो क्या पूछा गया है, ठीक है ना? उसी के हिसाब से हमें अपना आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का था, जिसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो पूछा था, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो पूछा था, और रिटर्न ऑन इक्विटी उन्होंने पूछा था। फिर उसी सिचुएशन में कुछ चेंज करके उन्होंने वही फिर से 3 चीजें पूछी उन्होंने। 2 चीजें उसमें से, नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा, सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करके। और एक प्रोजेक्टेड पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने बोला था, न्यू बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था उसके लिए। अच्छा जी। दूसरा क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया वो था रेशियो एनालिसिस का। पहला पार्ट जो था वो रेशियो एनालिसिस का था, ए पार्ट, ठीक है ना? जो 4 नंबर का था। इसका मतलब रेशियो का देखो बेटा, अभी तक ये और ये 14 नंबर रेशियो से पूछ लिया उन्होंने, ठीक है ना? 2 स्टडी, जो स्टडी था उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए, जो स्टडी केस स्टडी था उसमें 2 क्वेश्चन रेशियो के पूछे, और रेशियो एनालिसिस मैंने अपनी मैराथन लिया था उसमें भी मैंने पूछा था कि हमने पास्ट में देख रहे हैं रेशियो से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो रेशियो को अच्छे से तैयार करके जाना। और मैंने भी आपको सारे क्वेश्चंस रेशियो के करवाए थे, और लगभग लगभग वही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जो मैंने आपको मैराथन क्लासेस में करवाए थे, ठीक है ना? तो रेशियो एनालिसिस 4 नंबर का। उसके बाद डिवेंचर का बेटा एक क्वेश्चन था 8 नंबर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मतलब इतना आसान क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि इंस्टीट्यूट 8 नंबर का डिवेंचर का इतना आसान क्वेश्चन देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डिवेंचर से दिया। सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी थी 4, तो 2-2 नंबर की एक एंट्री थी उनकी, ठीक है ना? तो 8 नंबर का डिवेंचर से पूछा। फिर अंडर राइटिंग कमीशन यानी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा 5 नंबर का। तो ये आपका, नहीं सॉरी, 8 नंबर का नहीं था वो, 3 नंबर का क्वेश्चन था, वो गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया 8 नंबर। अंडर राइटिंग का क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो ये 15 नंबर का हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है ना? अच्छा जी। उसके बाद इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। उसमें फॉरफीचर एंड री इश्यू की एंट्री पूछी गई थी आपसे। फिर डिवेंचर का क्वेश्चन पूछा 4 नंबर का।
इसका मतलब डिवेंचर से 8 नंबर ये और 4 नंबर ये, तो टोटल डिवेंचर से इस बार जो पूछा गया बेटा वो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपका डिवेंचर से, ठीक है ना? तो डिवेंचर भी इस बार उन्होंने दिल खोलकर पूछा और इतने आसान क्वेश्चन पूछे कि मैं आपको क्या बताऊं। बेटा जिस बच्चे ने भी अगर शुरू की मेरी क्लासेस देख ली होंगी ना, मतलब जो मैंने आपको मैराथन क्लासेस करवाया था पहला वाला, उसमें जो डिवेंचर की अगर उन्होंने पहली क्लास भी देख ली होगी ना, आधी क्लास भी, उसमें उनको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देते वो। इस तरीके के क्वेश्चन थे, ठीक है ना? एक में एंट्री बनाने के लिए और एक में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। और फिर एक फोरकास्टिंग पीएनएल फिर से 5 नंबर का पूछा उन्होंने, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था हमारा 15 नंबर का। अच्छा जी, 4 नंबर क्वेश्चन उन्होंने 15 नंबर का क्वेश्चन ये भी था बेटा, और इसमें पहला क्वेश्चन बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर का, बिल्कुल मॉड्यूल का क्वेश्चन डिट्टो उन्होंने उठाकर डाल दिया। जब मैंने मैराथन क्लास लिया था तो मैंने बच्चों को बताया था कि मेरा दिल कहता है कि इस बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पिछली दोनों बार से उन्होंने बाईबैक से कुछ भी नहीं पूछा था। तो मैंने बच्चों को बोला था, मैंने कहा जब वो क्वेश्चन मैं करवा रहा था इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, तो मैंने बोला था कि मेरा दिल पता नहीं क्यों बोल रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बेटा वही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठाकर डाल दिया, ठीक है ना? फिर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था बी पार्ट, जिसमें गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक प्रोजेक्टेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पूछा गया था 5 नंबर का। बहुत ही दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, 15-15 नंबर के, 5-5 नंबर के 3, यानी पूरा 15 नंबर का। और फिर इसमें थ्योरी, कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहता तो थ्योरी कर सकता था, जिसमें इसॉप की थ्योरी पूछी गई, कंसोलिडेशन की थ्योरी पूछी गई और बोनस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स की थ्योरी पूछी गई, ठीक है ना? मैं तो कहता हूं जिस बच्चे ने भी थोड़ा सा भी ढंग से अकाउंट पढ़ा होगा ना, तो उसने थ्योरी को तो देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये उसके साथ में जो ये 3 क्वेश्चन थे इतने आसान थे, इतने आसान थे कि थ्योरी लिखने में ज्यादा समय लगता, इसमें तो कुछ समय ही नहीं लगा होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे होंगे बाईबैक के क्वेश्चन में, 5 मिनट लगे होंगे कंसोलिडेशन वाले में, और 5 ही मिनट लगे होंगे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। इस तरीके का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना? तो ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पोर्शन हो गया समाप्त, जहां जहां से क्वेश्चंस आए थे। अब बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट आया था वो कहां से आया था। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल केस स्टडी था। उसमें बेटा सबसे पहले उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फर्म पूछा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा। उसके बाद में ईवीए और एमवीए पूछा, ठीक है ना? ये ईवीए एमवीए क्या होता है कि मतलब जो हमारी नो पैट होता है, यानी ईवीआईटी में से टैक्स घटाकर जो बचता है ना, उसको नो पैट बोलते हैं, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना? नॉट, यानी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी नॉन नहीं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नो पैट में से आपको कैपिटल इंप्लॉयड पर जितना भी रिटर्न है वो माइनस करना होता है, मतलब नो पैट माइनस रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड या चार्ज ऑन कैपिटल हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? तो जो बचता है वो ईवीए कहलाता है। फिर एमवीए क्या होता है? जो हमारी कैपिटल का मार्केट वैल्यू है उसमें से हम बुक वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो एमवीए बचता है, यानी मार्केट वैल्यू एडेड। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर का फाइनल उन्होंने कुछ फंड रेस किया, फंड रेस करने के बाद फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा, और फिर एक लेवरेज का क्वेश्चन था जिसमें ईपीएस पूछ रहा था और फाइनेंशियल लेवरेज पूछा था, ठीक है? तो ये केस स्टडी का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस भाई ये बच्चे केस स्टडी पढ़कर घबरा जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है उसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? अच्छा जी, 6 नंबर क्वेश्चन जो था, जो लास्ट क्वेश्चन था, वो उसमें कुछ प्रैक्टिकल थे और कुछ थ्योरी थे, मतलब 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे और 4 ही क्वेश्चन थ्योरी के थे, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते थे। पहला क्वेश्चन सिक्योरिटी एनालिसिस का था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्वेश्चन था। बेटा अगर किसी ने सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं भी पढ़ा होगा ना, तब भी वो इस चैप्टर को कर सकता था, इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना था, ठीक है ना? उसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था बेटा वही बीएपी निकालने के लिए। इसके अलावा वही जो पूछते हैं ना कि मतलब इतना सेल होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल होगा, ब्रेक इवन क्या होगा, तो 3-4 उन्होंने पॉइंट पूछे थे 5 नंबर में। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बहुत छोटा सा एक और क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, और वो क्वेश्चन था जिसमें हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल कर दिखाना था, ठीक है ना? तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना था ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। और फिर एक ईओक्यू का वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन ईओक्यू से,
ठीक है ना। फिर थ्योरी में बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एन्युटी से थ्योरी पूछा गया, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस से एक थ्योरी था, कैपिटल बस्टिंग से एक थ्योरी था और एक लिवरेज से थ्योरी था। ये थ्योरी के क्वेश्चन थे, समझ गए ना। इसका मतलब देखो इस बार एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए ज्यादा। पिछली बार कैपिटल स्ट्रक्चर से नहीं पूछे गए थे, उसके पिछली बार भी कैपिटल स्ट्रक्चर से ज्यादा नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार कैपिटल स्ट्रक्चर से एक ये क्वेश्चन, एक दो फिर तीन, यानी 15 नंबर इस बार कैपिटल स्ट्रक्चर से ही पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा पेपर का लेखा जोखा था। इसलिए बेटा हम कभी भी, मैं तो देखो कभी भी प्रिडिक्शन करता ही नहीं हूं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये समझ लो। कभी कैपिटल स्ट्रक्चर से पिछले 2 अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं था, छोटे मोटे हल्की फुल्की चीजें थी, और इस बार देखो कैपिटल स्ट्रक्चर से ज्यादा पूछ लिया। इस बार कैपिटल बस्टिंग जैसे चैप्टर से सिर्फ थ्योरी में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, समझ गए। वर्किंग कैपिटल जैसे इतने बड़े चैप्टर में से सिर्फ 5 नंबर का ईओक्यू पूछा, मतलब कोई ढंग की चीज भी नहीं पूछी, ईओक्यू निकालना था और बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने थे बस 5 नंबर का। तो इसलिए आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़े सारे चैप्टर पढ़कर जाने पड़ते हैं, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 100% पढ़ना है और मैं 100% पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं, हाँ मैं छोड़ देता हूं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं बच्चों को कहता हूं अगर आपको पढ़ना है, रीडिंग मारना है तो मार लो। क्यों? क्योंकि आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, तो वो 200 पेजेस में दे रखे हैं। और बेटा एग्जाम में देखो इस बार भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे। मैंने पहले ही बच्चों को बोला था अगर आया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इतने पेजेस पढ़कर 5 नंबर के लिए आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इसलिए अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल भी बच्चों को नहीं बोलता कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ो ढंग से, क्योंकि वो आपके लिए उतना रेलिवेंट है ही नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। चलिए, तो आइए, अब ये तो हो गया पेपर का एनालिसिस, अब मैं पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन जो केस स्टडी था हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, आइए जरा उसी को देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखो बेटा। कोमल इज ए 3rd जनरेशन बिजनेसमैन इन द डेयरी बिजनेस। भारत घी एंड कंपनी इनकी कंपनी का नाम है, ठीक है। कोमल इसकी प्रोप्राइटर है। द बिजनेस इज रन अंडर द ब्रांड प्योर घी, वेरी गुड। द कंपनी प्रिपेयर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट and is known for good quality in the market. The sales are made through self-owned stores, other retailers at locations where self-owned store are not present and online. ठीक है ना, मतलब एक तो ये इनके खुद के स्टोर हैं, ये वहां पर खुद के स्टोर से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, फिर एक दूसरों के स्टोर पर भी ये गुड्स बेचते हैं जहां पर इनके खुद के स्टोर नहीं होते, और ऑनलाइन भी गुड्स ये बेचते हैं, ठीक है ना। The business is run by Komal's family on a strategic and operational basis. However, now the business is growing at a rapid pace. Business तेजी से बढ़ रहा है इनका. There is a need to get in प्रोफेशनल मैनेजमेंट टू रन द बिजनेस। अब इनको लगता है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब छोटा बिजनेस होता है तो फैमिली चला लेती है, लेकिन उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने पड़ते हैं जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, तो उसके लिए इनको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की टीम चाहिए। भारत घी एंड कंपनी हायर ए न्यू सीईओ गरिमा हु हैज 3 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन द डेयरी इंडस्ट्री। इन्होंने गरिमा को एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट करा, जिसको 3 दशक मतलब 3 डेकेड्स मतलब 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो गरिमा जी काफी एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, डेयरी इंडस्ट्री में। कोमल विल नाउ बी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड प्रोवाइड ए गाइडिंग रोल इन द बिजनेस। अब कोमल जो है वो एक गाइडिंग रोल में पहुंच जाएंगी, ठीक है। द फर्स्ट टास्क दैट गरिमा हैज ऑन हैंड इज टू आइडेंटिफाई इश्यूज दैट आर हिंडरिंग बिजनेस ग्रोथ। गरिमा की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीजें ढूंढना है जो बिजनेस के ग्रोथ को रोक रही हैं या मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। कोमल आस्क गरिमा टू लिस्ट मेजर कंसर्न दैट द बिजनेस इज फेसिंग। तो कोमल ने गरिमा को बोला आप एक लिस्ट बनाइए, किस चीज की, जो बिजनेस जो है आपका वो जिन जिन
कंसर्न को फेस कर रहा है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, मेजर कंसर्न को। लोअर मार्जिन वेयर सेल्स आर मेड थ्रू अदर रिटेलर्स एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर चार्जिंग ए बिग कमीशन फॉर मेकिंग सेल्स। यानी जब आप दूसरों के थ्रू गुड्स बेचते हो, दूसरे रिटेलर की यहां अपना गुड्स रखकर बेचते हो, तो उस पर लो मार्जिन होता है और ऑनलाइन पर भी लो मार्जिन होता है। समझ गए ना? और इन जगहों पर यानी ऑनलाइन वगैरह पर हाई कमीशन भी देना पड़ता है हमको। जैसे ऑनलाइन अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो जैसे अमेज़न पर बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पर बिक रहा है, तो ये लोग जो है वो ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, जो दूसरे रिटेलर हैं वो भी ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। हाई चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल इन्वेंटरीज आर केप्ट एट ए नेग्लिजिबल लेवल। मतलब एक तो ये इशू था कि भाई हाई कमीशन जाता है हमारा दूसरों के स्टोर पर और ऑनलाइन में। दूसरा इशू निकल कर आया कि हमारे जो गुड्स होते हैं ना वो पेरिशेबल नेचर के हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट है तो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पेरिशेबल नेचर, जिसकी वजह से हम ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रख सकते। अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो अगर नहीं बिका तो फिर ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है, इन्वेंट्री आपकी खराब हो सकती है जल्दी। ठीक है, तो हम नेग्लिजिबल इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर करके नहीं रखते। अब देखिए आप बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते होगे तो जिसकी वजह से आपको तुरंत बार बार सामान खरीदना पड़ता होगा, तो महंगा भी सामान हो सकता है, कभी कभी आपको खरीदना पड़ता हो। कैपेसिटी इंक्रीज मे बी नेसेसिएटेड इन द नियर फ्यूचर फॉर विच कैपिटल विल हैव टू बी रेस्ड। अब अगर हमको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इश्यूज थे जो इन्होंने फेस किए, देखे। अच्छा, अब देखो आगे क्या हो रहा है। कहते हैं गरिमा रिक्वेस्ट द अकाउंट हेड नैना फॉर की फाइनेंशियल मैट्रिक ऑफ भारत घी एंड कंपनी, नैना प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स टू गरिमा। अब देखा जाए तो बेटा मेन क्वेश्चन आपका यहां से शुरू हो रहा है, मेन क्वेश्चन आपका यहां से शुरू हो रहा है। यानी गरिमा ने जो अकाउंटेंट है नैना उससे कुछ डिटेल्स मांगी, फाइनेंशियल मांगे, तो उस फाइनेंशियल ये दिए नैना ने उसको। क्या क्या कहते हैं, हमारा क्रेडिट सेल है 80 करोड़ और कैश रेवेन्यू है बेटा 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो उधार सेल होती है 80 करोड़ की, 80 करोड़ की, और क्रेडिट रेवेन्यू होता है टोटल सेल का 20%। इसका मतलब बेटा एक बात मैं यहां पर बोल सकता हूं, क्या ये 80% होगा? बताओ क्या ये 80% होगा ना? अगर कैश रेवेन्यू 20% ऑफ टोटल सेल है तो इसका मतलब टोटल का 80% क्रेडिट रेवेन्यू होता होगा। तो ये जो 80 करोड़ है ये क्या है, ये होगा 80%। तो इसका मतलब अगर 80 करोड़ को 80% से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब बेटा 100 करोड़ जो है ना वो आपका टोटल टर्नओवर होता होगा। यानी जो आपका टोटल रेवेन्यू है ना वो 100 करोड़ होता होगा। तो 100 करोड़ का 20% कैश रेवेन्यू होता है और 100 करोड़ का 80% आपका क्रेडिट रेवेन्यू होता है। तो इसका मतलब कैश रेवेन्यू जो है वो 20 करोड़ होता होगा आपका। ठीक है, और क्रेडिट रेवेन्यू 80 करोड़, टोटल होता है 100 करोड़। यानी 80 करोड़ डिवाइडेड बाई 80% करके क्या आ जाएगा, टोटल आपका रेवेन्यू। आगे जीपी रेशो दे रखा है 30%। अगर बेटा आप 100 करोड़ रुपए कमा, 100 करोड़ आपका रेवेन्यू है तो उसका 30% यानी 30 करोड़ आपका जीपी होता होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10 करोड़ के, ठीक है ना। टैक्स रेट है 25%, इंटरेस्ट ऑन डेट है 12% और इंटरेस्ट अमाउंट है 12 करोड़। डेट का रेट है 12% और डेट का जो इंटरेस्ट है वो है 12 करोड़। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा डेट निकल आएगा, इससे हमारा डेट निकल आएगा बेटा। तो डेट कितना आएगा, देखो इंटरेस्ट को अगर मैं 12% से डिवाइड कर दूं ना तो ये हमारा डेट आ जाएगा। तो डेट कितना आएगा, 100 करोड़ हमारा डेट आ जाएगा। समझ गए, ये डेट आ जाएगा। और फिर देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो है 2:1। और डेट इक्विटी रेशियो जब आप निकालते हो ना तो डेट अपॉन इक्विटी करते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर डेट है मेरा 100 करोड़ और वो जो है वो इक्विटी का 2 गुना है, वो इक्विटी का 2 गुना है, तो इससे क्या होगा, हम इक्विटी निकाल सकते हैं। हम कैसे इक्विटी निकालेंगे बेटा, हम कहेंगे भाई देखो 2/3 जो है ना वो 100 है। 100 मतलब अगर डेट 100 करोड़ है और रेशियो है 2/3, आप ऐसे बोल सकते हो, लो जी मैं रेशियो में पुट कर देता हूं। फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी।
इज इक्वल टू 2/1, ये है। तो अगर मैं कहूं डेट है 100 करोड़, इक्विटी हमको पता नहीं, और ये है 2/1, ये क्या है 2/1, तो बेटा जानते हो आप इक्विटी निकाल सकते हो, तो इक्विटी आपका कितना आएगा? इक्विटी आपका आएगा, इक्विटी आपका आएगा 100/2, यानी 50 करोड़ आपका इक्विटी आ जाएगा। मतलब आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 इक्विटी डिवाइडेड बाई 2 इक्विटी इज इक्वल टू 100, तो इक्विटी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 50 करोड़ आपका इक्विटी हो गया। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? डेट है 100, इक्विटी है 50, तो बेटा टोटल कैपिटल आपका 150 करोड़ हो जाएगा, यानी 150 करोड़। अच्छा, क्या सर किसी और तरीके से भी निकाल सकता हूं? हाँ बेटा, अगर डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, इसका मतलब 2/3 आपका डेट है, तो 2/3 अगर आपका डेट है, तो हम कहेंगे 2/3 जो अमाउंट है ना वो 100 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? तो टोटल होगा 100 इंटू 3/2, यानी 150 करोड़ आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा, और 150 करोड़ का 1/3 आपका इक्विटी हो जाएगा, तो इक्विटी कितना हो जाएगा? 50 करोड़। ठीक है, तो ये तो अभी जो इनके फाइनेंशियल हैं वो दे रखे हैं आपको, जो फाइनेंशियल हैं उसके बेसिस पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली। तो मतलब इस स्टेटमेंट के बेसिस पर मैंने एक तो कैश रेवेन्यू निकाला जो 20 करोड़ है, इसके बेसिस पर मैंने एक डेट अमाउंट निकल कर आया जो 100 करोड़ है, ठीक है ना, और फिर मैंने इक्विटी निकाला, इक्विटी कितना है? 50 करोड़, और टोटल कैपिटल कितना है बेटा? 150 करोड़। ये आपका अभी तक का लेखा जोखा है। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ मिसिंग है, तो जो मिसिंग वाली थी वो मैंने कैलकुलेट की यहाँ पर। अब आगे देखिए, गरिमा डज सम क्विक कैलकुलेशन टू ड्राइव रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. Komal indicates willingness to contribute fresh equity in the business and pay off the loan. यानी जो कोमल, कोमल का मतलब जो मालिक है बिजनेस की, वो कहती है ऐसा करते हैं, हम डेट को रीपे कर देते हैं और उसकी जगह फ्रेश इक्विटी को ले आते हैं। मतलब डेट पे करके इक्विटी ले आते हैं, तो जो डेट है ना हमारा 100 करोड़, उसको हम पे करते हैं, उसकी जगह फ्रेश इक्विटी रेस करते हैं, यानी टोटल बिजनेस हम इक्विटी से चलाएंगे, ऐसा कोमल का कहना है। हाउएवर, गरिमा इज नॉट इन फेवर ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, लेकिन गरिमा नहीं चाहती कि हम लोन का रीपेमेंट करें। क्यों? क्योंकि गरिमा जो है वो सीईओ है, उसे पता है, मार्केट का पता है, डेट एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो गरिमा जो है वो लोन के रीपेमेंट के फेवर में नहीं है, क्योंकि उसे मार्केट का एक्सपीरियंस है। गरिमा हैज मेड ए बिजनेस प्लान टू चेंज द स्ट्रेटजी टू डिक्रीज डिपेंडेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स। गरिमा ने एक बिजनेस प्लान बनाया और उसने कहा कि यार जो हम अपना प्रोडक्ट दूसरे रिटेलर के थ्रू बेचते हैं, तो उससे अच्छा क्या है, अपना एक उसने प्लान बनाया और उसने कहा कि हम कम से कम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहें। ठीक है ना, और जो उसने नया प्लान बनाया वो क्या बनाया? द न्यू प्लान रिकमेंड्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल सेल एट लोकेशन विच आर सर्विस्ड बाई चैनल पार्टनर। मतलब उसने कहा कि हम नई लोकेशंस पर अपने स्टोर बनाएं, यानी जब हम दूसरे पार्टनर के ऊपर जो डिपेंड है ना, उनके ऊपर हम डिपेंडेंसी अपनी कम करें, हम अपने ही स्टोर हर जगह क्रिएट करें। ठीक है, तो उसके ऊपर खर्चा होगा पहले, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जब बनाओगे आप, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो भाई खर्चा तो होना ही होना है। ठीक है ना, तो द न्यू प्लान रिकमेंड्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल सेल एट लोकेशन विच आर सर्विस्ड बाई चैनल पार्टनर. A new strategic business unit is to be created for implementation of the business plan. एक न्यू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाना पड़ेगा इसके लिए, जो इस प्लान को इंप्लीमेंट करेगा। द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू बी क्रिएटेड, क्या क्या क्रिएट किया जाएगा? एक तो कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, मतलब वेयर हाउस जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह है उसको स्टोर करने के लिए जो ये फैसिलिटी क्रिएट करेंगे, उसके लिए 15 करोड़ रुपए लगेगा। न्यू ट्रक खरीदने पड़ेंगे, 5 करोड़ रुपए लगेगा। आज ऑफिस प्रीमाइसिस खरीदना पड़ेगा, 3 करोड़ लगेगा। फर्नीचर एंड कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे, 1 करोड़ लगेगा। अगर इन सब का टोटल लगाएं बेटा, तो 15 और 5 20 और 3 23 और 1 24 करोड़ रुपए का खर्चा होगा बच्चों। 24 करोड़ रुपए का खर्चा होगा नई फैसिलिटी बनाने पर। ठीक है, आगे क्या है?
आगे है, द aforementioned infrastructure will be set up using debt and equity in the ratio of 2:1। और जो नया डेट मिलेगा वो 14% पर मिलेगा। अब जरा देखो बेटा, आपको टोटल 24 करोड़ चाहिए। कहते हैं उस पैसे को, यानी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां से करोगे? 2:1 के रेशो में करोगे, यानी 2/3 डेट लेकर आओगे और 1/3 इक्विटी से। तो इसका मतलब 2/3, तो 16 करोड़ का तो आप डेट लेकर आओगे और 8 करोड़ जो बचा उससे आप इक्विटी लेकर आओगे, यानी वो इक्विटी के थ्रू लेकर आओगे। तो पहले जो डेट था उसके अलावा 16 करोड़ का और डेट रेस करोगे, जो नई फैसिलिटी आप लगा रहे हो उसके लिए, और 8 करोड़ की फ्रेश इक्विटी लेकर आओगे। तो टोटल मिलाकर 24 करोड़ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएट करोगे अपने यहाँ। जो नया डेट मिलेगा 16 करोड़, वो 14% पर मिलेगा। जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाई है ये वाली 24 करोड़ की, उसके ऊपर जो एवरेज डेप्रिसिएशन होगा वो 30% होगा, यानी पर एनम ये एवरेज डेप्रिसिएशन होगा। अब आपसे कहता है द अबव इन्वेस्टमेंट एंड रेजिंग ऑफ डेट विल बी डन ऑन October 1। मतलब ये सारे काम जो आप कर रहे हो ना, ये ईयर के बीच में कर रहे हो, मतलब 1 अक्टूबर को। द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो एन अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर। ये आपको इसलिए बता रहा है कि जब नए जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं उस पर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे फर्स्ट ईयर, तो 6 महीने का लगाओगे। जब उस पर फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो भी 6 महीने का चार्ज करोगे, यानी इस 16 करोड़ पर जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो पहले साल 6 महीने का करोगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सारे। और जो आपने ये फैसिलिटी क्रिएट की है उसको भी माना जाएगा कि आपको 1 अक्टूबर को आपने क्रिएट की है, तो उस पर भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ गए ना? अच्छा जी। द एवरेज रिसीवेबल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द न्यू बिजनेस विल बी 10 करोड़ 80 लाख। नए बिजनेस से जो एवरेज रिसीवेबल होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो 10 करोड़ 80 लाख होगा। एवरेज रिसीवेबल का मतलब जो आपके डेटर्स होंगे, डेटर्स ईयर एंड में नए बिजनेस से वो 10 करोड़ 80 लाख होंगे, यानी 10.8 करोड़। रिसीवेबल टर्नओवर डेज विल बी 45 डेज। एज्यूम 180 डेज टू कैलकुलेट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मतलब ये जो 45 डेज है ना, ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड, और आपको हमने फॉर्मूला बताया हुआ है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। डेटर टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DTR। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है DTR इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। यही होता है ना, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। अच्छा, फिर जब DTR निकल आता है ना, तो DTR की मदद से आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो। और जानते हो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हो? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों, अगर डेज में निकाल रहे हो तो पूरे साल का अगर निकालोगे तो पूरे साल का जो होगा वो होगा 365 डिवाइडेड बाई DTR। लेकिन यहाँ पर तो 6 महीने का निकालना है, और कहते हैं 6 महीने जो हैं वो 180 दिन के यहाँ पर हो रहे हैं। तो आप कहोगे 180 डिवाइडेड बाई DTR, डिवाइडेड बाई DTR, तो ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है 45 डेज, आपको 180 डेज गिवन है, तो आपको DTR निकालना पड़ेगा। तो DTR कितना होगा? डेटर से टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। तो डेटर टर्नओवर रेशियो जब आप निकालोगे ना, तो देखो कैसे होगा। डेटर टर्नओवर रेशियो 180 को 45 से डिवाइड कर दो, कितना होगा बेटा? 4 आपका DTR होगा। और अगर आपके पास DTR आ गया ना और एवरेज रिसीवेबल आपके पास है, तो बेटा ये जो नई फैसिलिटी से 6 महीने का आपका जो सेल होगा वो निकल आएगा। तो 10 करोड़ 80 लाख, 10 करोड़ 80 लाख को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 43 करोड़ 20 लाख, दिस इज योर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम न्यू फैसिलिटी, यानी न्यू बिजनेस। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो ये देख लो। डेटर से टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालते हैं? डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं हम क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। अब डेटर टर्नओवर रेशियो मेरे को पता है कितना है, 4। क्रेडिट सेल पता नहीं, लेकिन एवरेज रिसीवेबल पता है 10.4 करोड़। तो अगर मुझे क्रेडिट सेल चाहिए तो बताइए क्या 10.8 इंटू 4 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 43.2 करोड़।
ये हो गया आपका क्रेडिट सेल फ्रॉम न्यू बिजनेस। समझ गए? न्यू बिजनेस। और बेटा ये क्रेडिट सेल है और हमारी पॉलिसी है कि हम 20% ऑफ टोटल सेल कैश सेल भी करते हैं। तो हम मानकर चलेंगे जैसे पहले था वैसे ही प्रोपोर्शन अब भी सेम रहेगा। ये मैं मानकर चलूंगा, ये मैंने एजम्पशन ली है अपनी। क्या एजम्पशन ली है मैंने? मैंने ये एजम्पशन लिया है कि अगर पहले जो हमारा सेल होता था 80% क्रेडिट और 20% कैश, तो मैं मानकर चलूंगा अभी भी हमारा जो सेल होगा वो 80% क्रेडिट होगा और 20% कैश होगा। तो ये 43,20,000 जो है ना, ये 80% है। 80% का मतलब ये क्रेडिट सेल है। तो अगर कैश सेल मेरे को निकालना हो तो कितना होगा देखो, तो 43 करोड़ 20 लाख, ये है 80% के बराबर। तो टोटल कितना होगा बेटा? तो टोटल रेवेन्यू आपका नए बिजनेस से हो जाएगा 54 करोड़, और 54 करोड़ का 20% अगर निकालूं तो 10.8 करोड़, ये आपका हो जाएगा बेटा कैश सेल्स। ये आपका कैश सेल हो जाएगा। तो 54 करोड़ जो है वो आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा नए बिजनेस से, जिसमें 43.2 करोड़ आपका क्रेडिट सेल हो जाएगा और 10.8 करोड़ जो है वो आपका कैश सेल हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब कहते हैं जीपी रेशो जो है वो नए बिजनेस से कितना है? 20%। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 करोड़ है नए बिजनेस में, और इनकम टैक्स है 25%। ठीक है। अब कोमल ने जो पूछा है वो क्या पूछा है? कोमल आस्क फॉर प्रोजेक्टेड पीएनएल बिफोर अप्रूविंग द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है ना? प्रोजेक्टेड पीएनएल उसने पूछा है बिफोर अप्रूविंग द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी पहले नए फैसिलिटी को हटा दो। नए फैसिलिटी को हटाने के बाद, यानी हटाने से उसको छोड़कर जो प्रोजेक्टेड पीएनएल बनाकर दिखाओ। नंबर ए, कैलकुलेट, यानी प्रोजेक्टेड पीएनएल के बेसिस पर कैलकुलेट करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपका जो करंट 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 नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, करंट रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, और करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। मतलब जो नया बिजनेस शुरू किया है ना, उसको छोड़ दो। अभी जो अभी फिलहाल है, फिलहाल क्या है? फिलहाल ये सिचुएशन है, देखो ऊपर ये वाली, इधर गया ये आपकी नई सिचुएशन है। फिलहाल क्या है? ये सिचुएशन है। आप इसके बेसिस पर आप बताओ नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा दूसरा कहता है इफ डेट इज पेड ऑफ यूजिंग फ्रेश इक्विटी, यानी अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम डेट को पे कर दें और इक्विटी को रेस कर लें, तो व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी? एज्यूम दैट इज रीपेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना? कमेंट ऑन चेंज इन इक्विटी ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी भी बताना है आपको। मतलब यह है कि अगर हम डेट पे कर दें और इक्विटी को रेस कर दें, तो बताओ हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा। समझ गए? और डेट को हम मानकर चलेंगे पहले ही दिन पे कर दिया, मतलब इंटरेस्ट लगाना ही नहीं है पूरे साल। समझ गए? और कमेंट बताओ, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी में जो चेंज होगा वो कमेंट बताओ। तो पहले तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में ही आपसे वो सवाल पूछ रहा है। तो बेटा ये जितनी बातें जो है यहां से जो चालू हुई है ना, यहां से, कहां से? ये वाली, ये जो बातें यहां से चालू हुई है ना, ये सबका मतलब ही नहीं है पहले दो क्वेश्चन में। तो पहले दो क्वेश्चन तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको। तो पहले दो क्वेश्चन तो इसी स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल थे पहले वाले, इसी के बेसिस पर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, बस थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला उन्होंने जो पूछा है, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला कहता है प्रिपेयर प्रोजेक्टेड पीएनएल अकाउंट फॉर द न्यू बिजनेस यूनिट। नए बिजनेस यूनिट से प्रोजेक्टेड पीएनएल अकाउंट बनाओ, नए बिजनेस यूनिट। तो ये हमारा नए वाले इंफॉर्मेशन का लेखा जोखा इसमें देना पड़ेगा आपको। समझ गए? बोलो। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको जरा सॉल्यूशन दिखाता हूं बेटा। पहले वाले क्वेश्चन का, जो पहले दो क्वेश्चन जो है ना, उसका सॉल्यूशन देखो जरा। पहले दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बेटा। मैंने यहां पर देखो, ये मेरा सॉल्यूशन है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, मैंने यहां पर एक चीज सबसे पहले लिख दी है। क्या लिख दी है? ये देख लो, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। सॉल्यूशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन assumptions. इंस्टीट्यूट assumptions may be डिफरेंट। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, तो उसको वेलकम करता हूं मैं। आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। देखो जरा पहला पार्ट देखो। सबसे पहले तो आप जो उनका करंट सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद आप उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालोगे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। तो देख लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट देखो रेवेन्यू, क्रेडिट 80 करोड़ है, और कैश देखो 20 करोड़, तो टोटल 100 करोड़ हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट है 30%, यानी 100 करोड़ का 30%, तो 30 करोड़। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10 करोड़। ईबीआईटी आ गया 20 करोड़। ईबीआईटी में से बेटा इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, कितना, 12 करोड़ का, तो क्या आ जाएगा, ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स माइनस हो जाएगा 25%, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी 6 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अगर इसका परसेंटेज भी निकालना चाहो, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकालना चाहो, तो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन रेशो नहीं पूछा है उन्होंने, नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा है सीधा, तो वो हमने बता दिया नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना। फिर अब देखो, आप टोटल डेट, टोटल डेट कैसे आएगा बेटा, इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड कर दो तो टोटल डेट आ जाएगा, तो टोटल डेट है 10 करोड़। फिर इक्विटी निकाल लो, तो इक्विटी कैसे होगा, डेट को पहले डेट के बेसिस पर पूरी कैपिटल निकाल लो। कैसे, जो डेट है ना 100 करोड़, वो 2/3 है, तो इसको उल्टा करके, यानी 3/2 करके, 100 करोड़ इंटू 3/2 करके पूरा कैपिटल आ जाएगा, फिर उसका 1/3 इक्विटी आ जाएगा, तो इक्विटी कितना होगा, 50 करोड़। समझ गए ना। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखो बेटा, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे होगा, जो 6 करोड़ जो है ना, 6 करोड़ हमारा नेट प्रॉफिट, उसको इक्विटी से डिवाइड कर दो, तो बेटा 12% जो है ना, वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। सवाल उठता है, सर नेट प्रॉफिट मार्जिन को इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। हाँ जी, नॉर्मली अगर प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है तब यही आएगा। अगर मान लीजिए प्रीफरेंस शेयर होते तो उस पर प्रीफरेंस डिविडेंड पहले घटाते, इसमें से नेट प्रॉफिट मार्जिन में से प्रीफरेंस डिविडेंड घटाते, तो जो बचता वो होता अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फिर उसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करते, तो आपका वो रिटर्न ऑन इक्विटी आता। लेकिन यहाँ पर प्रीफरेंस नहीं है, तो नेट प्रॉफिट ही आपका रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए यूज होगा। ठीक है ना, तो 12%। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल कैपिटल पर रिटर्न, तो उसके लिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल 150 करोड़ है, तो 20 करोड़ आपका ईबीआईटी है, ये देखो। और मैं यहाँ पर बिफोर टैक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स मैंने नहीं निकाला, मैंने बिफोर टैक्स निकाला है, क्योंकि नॉर्मली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ना, वो बिफोर टैक्स ही होता है। ठीक है ना, तो 20 करोड़ डिवाइडेड बाई 150 करोड़ इंटू 100, ये हो गया 13.33%। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जो 5 नंबर का आपसे पूछा गया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर हमने डेट का पेमेंट कर दिया और सारा का सारा डेट की जगह फ्रेश इक्विटी रेस कर दिया, तो हमारा टोटल 150 करोड़ का जो कैपिटल था ना, वो अब इक्विटी हो गया, इसका मतलब डेट पे हो गया पहले ही दिन साल के, तो क्या सिचुएशन होगी। तो देखो क्या होगा, रेवेन्यू तो सेम रहेगा, जीपी भी सेम रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, ईबीआईटी सेम रहेगा, लेकिन अब इंटरेस्ट बेटा नहीं होगा, क्योंकि डेट आप पे कर चुके। तो जो ईबीआईटी थे वही ईबीटी होगा, फिर उस पर टैक्स लगेगा 5 करोड़ रुपए का, यानी 25%। नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 15 करोड़, और यहां पर अब टोटल कैपिटल ही इक्विटी होगा। तो देखो बेटा, अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो 10% होगा, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पहले कितना था, 12%, और अब कितना हो गया, 10%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कम हो गया। क्यों कम हो गया, डेट रीपेमेंट की वजह से, क्योंकि बेटा डेट एक तो सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, दूसरी बात डेट्स का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और वो अब मिलेगा नहीं आपको, जिसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो था ना, वो कम हो गया। तो यहां पर देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी हैज डिक्रीज ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ डेट बिकॉज डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इट ऑल्सो हैव ए टैक्स बेनिफिट। तो जो कमेंट करने के लिए बोला था ना, वो कमेंट करके मैंने यहां पर बता दिया। बताओ, क्या ये बात क्लियर होती है सबको यहां तक। तो ये हमारा पहला पार्ट तो हो गया खत्म, जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो हमने बना लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है इन्होंने नए बिजनेस से। ठीक है ना, नए बिजनेस से जो पीएनएल पूछा है, तो मैंने कैलकुलेशन तो आपको पहले ही करके बता दी थी, यहां पर वो कैलकुलेशन मैं करके दिखा दूंगा। तो देखो जरा, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ न्यू बिजनेस। तो पहले तो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम न्यू बिजनेस। एवरेज अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 10 करोड़ 80 लाख। एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 days।
डेज इन हाफ ईयर एंडेड, क्योंकि हाफ ईयर है, नया बिजनेस शुरू ही 1 अक्टूबर को किया है, तो 180 डेज। डेटर टर्नओवर 180 को 45 से डिवाइड कर दो तो 4, ठीक है ना। रेवेन्यू इन क्रेडिट, तो रिसीवेबल इंटू डीटीआर यानी डेटर्स टर्नओवर रेशो, तो 10 करोड़ 80 लाख इंटू 40, तो 43 करोड़ 20 लाख। फिर कैश रेवेन्यू मैंने ये मान लिया, देखो एज्यूमिंग कैश रेवेन्यू इन सेम प्रोपोर्शन एज इन करंट बिजनेस। मैं कह रहा हूं करंट बिजनेस में 80-20 का रेशो था क्रेडिट रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू में, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जो नया बिजनेस है उसमें भी हमारा कैश और रेवेन्यू का, क्रेडिट रेवेन्यू का सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो 10 करोड़ 80 लाख, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 54 करोड़। अब वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, न्यू डेट्स एंड इक्विटी एंड डेप्रिसिएशन ऑन न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोल्ड चेन वेयरहाउस फैसिलिटी 15 करोड़ लगेगा, न्यू ट्रक 5 करोड़ लगेगा, अदर प्रीमाइसेस 3 करोड़ लगेंगे, फर्नीचर एंड कंप्यूटर लगेगा 1 करोड़। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 24 करोड़। अब इसमें से डेट से कितना आएगा 2/3 यानी 2:1 का रेशो बोला है, तो 16 करोड़। इक्विटी से कितना आएगा 8 करोड़। डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 6 मंथ, तो देखिए 24 करोड़ इंटू 30% इंटू 6/12, तो 3 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। अब प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, टोटल रेवेन्यू हम निकाल चुके हैं 54 करोड़। ग्रॉस प्रॉफिट 20% गिवन है आपको 10 करोड़ 80 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है डेप्रीसिएशन को छोड़कर 2 करोड़। डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट 2 में हमने निकाला है 3 करोड़ 60 लाख। और इंटरेस्ट 16 करोड़ डेट है, 14% पर नया डेट मिला और 6 महीने का लेना है, 1 करोड़ 12 लाख, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 4 करोड़ 8 लाख, उसमें से 25% टैक्स माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 3 करोड़ 6 लाख। ये हमारा बेटा प्रोजेक्टेड पीएनएल हुआ न्यू बिजनेस से। बस खत्म क्वेश्चन 20 नंबर का, 15 नंबर का। तो ये क्वेश्चन था बेटा केस स्टडी का। तो केस स्टडी के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस ये है कि कहानी लंबी चौड़ी सुनाता है ना, तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे पता नहीं क्या सुना रहा है वो। जबकि क्वेश्चन शुरू हुआ है जहां से वो की फाइनेंशियल दिए गए ना, जो नैना ने गरिमा को जो की फाइनेंशियल सौंपे, वहां से सही मायनों में देखा जाए तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 2 यहां से लेते हैं, इधर गया ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, पहले पहले ए पार्ट देखिए बेटा। अल्फा लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 24, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स, सेल्स रिटर्न। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, यानी 2 रेशो पूछे हैं बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन था। बताइए, स्टडी मॉड्यूल का पूरा क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आप कैसे निकालते हो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, यानी एवरेज स्टॉक बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो COGS कैसे निकलता है? COGS बेटा आप यहां पर निकाल सकते हो। पहले आप ऐसा करो, पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद आप जीपी रेशो निकाल लेना, ठीक है ना। या आप चलिए पहले वही कर लीजिए, पहले क्या करिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लीजिए। तो COGS कैसे निकलेगा? COGS निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 2,28,750 प्लस 966,750, ये परचेज हो गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 295,500, तो बेटा 9 लाख आपका COGS हो गया। अब एवरेज स्टॉक देखो, 228,750 प्लस 295,500 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 262,125, ठीक है ना। तो 9 लाख को डिवाइड करना है 262,125 से, तो बेटा 3.43, ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा जीपी रेशो बताओ। तो जीपी रेशो के लिए पहले हमको चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल का मतलब होता है सेल माइनस सेल रिटर्न, फिर उसमें से हम लोग COGS माइनस कर देंगे। COGS पहले हम माइनस कर देंगे, तो बेटा जीपी आ जाएगा, और फिर जीपी डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 करोड़ 60 लाख माइनस 60 लाख, 15 लाख 60 हज़ार माइनस 60 हज़ार, तो 15 लाख आपका नेट सेल हो जाएगा। इसमें से COGS माइनस कर दो 9 लाख, तो आपका जो जीपी बचेगा बेटा वो 6 लाख बचेगा। तो 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो बेटा 40% आपका जीपी रेशियो आ जाएगा।
तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, बताइए। 4 नंबर में फ्री के नंबर बेटा इंस्टीट्यूट ने बांटे हैं, फ्री के। अच्छा जी, इसके बाद देखो जरा डिवेंचर। ये 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये डिवेंचर का क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। डिवेंचर के क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं पहले। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ जनरल एंट्री पूछी थी। माइक्रो स्विफ्ट लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिवेंचर 100 ईच एज पर फॉलोज। सीरीज ए 5 लाख रुपीज 5 लाख नॉमिनल फॉर कैश एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे 20% प्रीमियम पर, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख इंटू 20% 6 लाख, टू टू कितने परसेंट है? 8% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख रुपए। बस 2 नंबर बेटा सीधे। नेक्स्ट, सीरीज बी ऑफ 5 लाख फॉर कैश एट 90%, यानी 5 लाख रुपए के डिवेंचर 90% पर इशू करे, मतलब 10% डिस्काउंट पर, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख का 90%, मतलब 4.5 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 10 लाख से, मतलब 50,000 से, सॉरी 10% है 5 लाख का, 50,000, और टू डिवेंचर अकाउंट 8% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख, 2 नंबर और सीधे हो गए। फिर सीरीज सी 5 लाख टू भारत बैंक अगेंस्ट लोन 4 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी की अगर एंट्री डालनी है तो क्या एंट्री बनती है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 5 लाख रुपए से। लो जी 2 नंबर और सीधे हो गए, यानी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट कितना? 5 लाख। नरेशन में लिख देना था बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट लोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और फिर सीरीज डी ऑफ 5 लाख टू क्रेडिटर्स फॉर 4.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम, यानी 4.5 लाख रुपए देने थे, उसके बदले में 5 लाख के डिवेंचर दिए, एक तरीके से 50,000 डिस्काउंट पर दे दिए। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 4.5 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, टू 8% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। ठीक है ना? ये आप बोलोगे इश्यू ऑफ डिवेंचर विदाउट कैश कंसिडरेशन या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आपने डिवेंचर इशू करें। तो बेटा ये 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बताइए जी। फ्री के 8 नंबर में तो कहता हूं क्या इंस्टीट्यूट ने मजाक किया है क्वेश्चन देकर। और ये अंडर राइटिंग का क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। पहले जो 5 लाख का था उसको 40 30 30 में बांट देना था, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन घटा देनी थी। फिर 4.5 लाख में से जितनी मार्क्ड है उसे हटा दो, माइनस कर दो, तो जो बचा वो अनमार्क्ड है, अनमार्क का क्रेडिट दे देना था। किस रेशो में? इसी 4:3:3 की रेशो में। अगर किसी का सरप्लस आ गया तो उसको अदर अंडर राइटर में एडजस्ट कर देना था, उनके रिस्पेक्टिव ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशो में नेट लाइबिलिटी आ गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन को मैं अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ कैसे मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। लीजिए ये देखो, पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें रेशो का कैलकुलेशन था। ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ओपनिंग इन्वेंट्री इतना, परचेज इतना, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 9 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 262,125, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 3.43, फिर ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख, तो नेट प्रॉफिट रेशो आ गया 40%। फिर देखो ये 8 नंबर के जो क्वेश्चन थे आपके जनरल एंट्री बनाने के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, और उसके बाद एसेट अकाउंट डेबिट, आपने कोई एसेट परचेज करा होगा, ठीक है ना? क्रेडिटर्स को, या आप क्रेडिटर्स भी डेबिट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। और फिर ये अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है। देखो पहले तो ग्रॉस लायबिलिटी, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन घटा दो। टोटल एप्लीकेशन आई थी 4.5 लाख, जिसमें से मार्क्ड हैं 195, तो इसका मतलब बाकी अनमार्क थी 255, तो 255 को 4:3:3 की रेशो में बांट दीजिए आप, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए बैलेंस निकाला तो इसका निगेटिव में आ गया, बाकी इन दोनों का पॉजिटिव में आया, तो इसका जो निगेटिव यानी सरप्लस था उसको बाकी इन दोनों में एडजस्ट कर दिया बराबर बराबर, तो इन दोनों का नेट लायबिलिटी निकल कर आ गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। इतना आसान क्वेश्चन बेटा, ठीक है जी। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन तो 15 नंबर का लॉलीपॉप क्वेश्चन था। मैं तो कहता हूं जिन बच्चों ने भी पहला क्वेश्चन पहले ना किया हो, पहले क्वेश्चन किया, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये क्वेश्चन 3 करने के बाद
फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन पकड़ा होगा तो जल्दी क्वेश्चन भी हो गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया होगा 5-6 नंबर का तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल, मैं तो कहता हूं 45 नंबर का क्वेश्चन तो 1 घंटे में हो जाना चाहिए थे। जो 45 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैं बाकी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो वो तो मुझे लगता है 1 सवा घंटे में हो जाना चाहिए, 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए था, 1 घंटे में हो जाने चाहिए थे। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को कर लेते आप, उसमें चाहे 15 मिनट लगते, 20 मिनट लगते, आधा घंटा भी लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे में आपका कॉर्पोरेट का पेपर खत्म। उसके बाद एफएम के, और एफएम में भी ऐसे ही, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते, उससे बाद में 5 नंबर क्वेश्चन करते। समझ गए? तो यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने बताया भी था कि ऐसे ही करना होता है। अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लो जी 3A, और ये क्वेश्चन है हमारा इशू ऑफ शेयर्स का, यानी फॉरफीचर का क्वेश्चन था। कैंपल लिमिटेड इशूड 4 लाख शेयर 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर, यानी 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए पर इशू करा, तो 5 रुपए पर शेयर प्रीमियम। एप्लीकेशन फॉर 4.5 लाख शेयर वाज रिसीव्ड, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पर 15, अलॉटमेंट पर 16, 6 रुपए प्रीमियम है, इसका मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू। फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, इसका मतलब 15 रुपए फेस वैल्यू। इस पर 14 रुपए यानी इंक्लूडिंग 4 प्रीमियम, तो 10 रुपए आपका फेस वैल्यू हो गया। Alpha, who was allotted 6,000 share, did not pay allotment and first call, and thereafter his share were forfeited. मतलब अल्फा से 6,000 शेयर फॉरफिट करे, उससे अलॉटमेंट मांगा और फर्स्ट कॉल मांगा, इसका मतलब उससे फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। तो फाइनल कॉल पर उसका वैल्यू कितना था? 10 रुपए, यानी अगर फेस वैल्यू बोलूं तो 10 रुपए। तो बेटा 50 रुपए का शेयर है, 10 रुपए अभी मांगे नहीं उससे, इसका मतलब यह हुआ कि इससे जो पेडअप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल था, कैपिटल वो 40 रुपए था बस। तो जब आप अल्फा के शेयर का फॉरफीचर की एंट्री बनाओगे तो 6000 इंटू 40 करोगे, ठीक है ना? जो शेयर कैपिटल डेबिट होगा वो कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होता है, तो 6000 इंटू 40। फिर उसके बाद जो उससे प्रीमियम नहीं मिला, तो जब उससे अलॉटमेंट नहीं मिला तो ये 6 रुपए प्रीमियम नहीं मिला होगा, जब उससे फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो ये 5 रुपए प्रीमियम नहीं मिला होगा। तो बेटा जो प्रीमियम नहीं मिलता उसको भी डेबिट कर देते हैं, तो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में बेटा देखो प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है कि एक्सिस एप्लीकेशन आई थी लेकिन कुछ बताया नहीं कि रिजेक्ट किया है या प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। अगर आपसे रिजेक्शन ना बोले तो हम मानकर चलेंगे कि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होगा। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला वो निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट वो जो बनाना होता, जो वर्किंग नोट बनाते थे ना, वो वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ता, पड़ा होगा कि कितने पैसे हमें अल्फा से अलॉटमेंट पर नहीं मिले। बाकी किसी पर दिक्कत नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट के साथ एक्सिस एप्लीकेशन में नहीं एडजस्ट हुई होगी, इसलिए अलॉटमेंट पर उससे कितना पैसा नहीं मिला वो निकालना पड़ा होगा, ठीक है ना? फिर 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर बाकी शेयर फॉरफीचर में चला गया होगा बैलेंसिंग फिगर। फिर देखिए बीटा, उसको 4000 शेयर दिए गए थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, तो उसका भी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 40 ही होगा, क्योंकि उससे फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। समझ गए? लेकिन उसमें प्रीमियम जो डेबिट होगा इस 4000 पर, वो सिर्फ ये वाला होगा, फर्स्ट कॉल का जो 5 रुपए प्रीमियम है, सिर्फ ये वाला डेबिट होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल दे दिया, मतलब अलॉटमेंट दे दिया और एप्लीकेशन दे दिया। तो अलॉटमेंट दे दिया तो उसने प्रीमियम भी दे दिया होगा, और एक बार अगर प्रीमियम मिल जाए बच्चों, तो फिर उस प्रीमियम को हम इग्नोर कर देते हैं। समझ गए? उस प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं फॉर फीचर के वक्त। फिर नेक्स्ट है गरिमा, हु वाज अलॉटेड 15,000 शेयर, डिड नॉट पे फाइनल कॉल एंड हिज शेयर, हर शेयर वाज फॉरफिटेड। लो जी, गामा तो गामा जो है, गामा के 15,000 शेयर तो उसके पास थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब इससे फाइनल कॉल भी मांगा, तो इसका पूरा का पूरा 50 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू होगा, लेकिन इसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फाइनल कॉल नहीं दिया इसका मतलब बेटा इसने प्रीमियम का अमाउंट भी फाइनल कॉल वाला ही नहीं दिया होगा, तो ये 4 रुपए प्रीमियम डेबिट होगा, बाकी ये 6 और 5 का प्रीमियम उसने दे दिया होगा, तो इसका कुछ नहीं होगा एप्लीकेशन के समय, उसको फॉर फीचर के समय, ठीक है ना? जो प्रीमियम मिल जाता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जो प्रीमियम नहीं मिलता है उसको डेबिट करते हैं हम लोग। अच्छा जी, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ अल्फा एंड बीटा वर रीइश्यूड एट ₹42। आधे आधे शेयर दोनों के, मतलब अल्फा के टोटल शेयर थे 6000, उसमें से 3000 रीइश्यू कर दिए, बीटा के टोटल शेयर थे 4000, उसमें से 2000 शेयर
री इशू कर दिए होंगे। इसका मतलब टोटल मिलाकर 5000 शेयर आपने री इशू करे 42 के हिसाब से। समझ गए? तो ये जो आधे आधे दिए हैं ना, तो आपको कैपिटल रिजर्व निकालने में ये काम आएंगे। समझ गए? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। सिर्फ फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री डालनी है, बाकी जो एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, वो एंट्री नहीं डालनी। समझ गए? चलिए, तो मैं इसको जरा एक बार क्वेश्चन को दिखा देता हूं आपको। जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है वो सॉल्यूशन पहले एक बार दिखा दूं। आइए जी, ये है सॉल्यूशन मेरा, ये देख लो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो किसके शेयर, अल्फा के शेयर फॉरफिट करें। तो शेयर कैपिटल 6000 इंटू 40, क्योंकि जो फाइनल कॉल उससे मांगा नहीं, तो 40 2,40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो अलॉटमेंट वाला नहीं दिया होगा और एक फर्स्ट कॉल वाला नहीं दिया होगा, तो टोटल 6 + 5 11 रुपए उसने प्रीमियम नहीं दिया होगा, तो 6000 इंटू 11 66,000। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, अब शेयर अलॉटमेंट पर अगर देखो तो 6000 इंटू 16 96,000 उससे लेना था, लेकिन 11,250 उसने एक्सिस एप्लीकेशन मनी के तौर पर दे रखा था, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 84,750 उससे नहीं मिला। अब ये 11,250 कैसे आया, मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। देखो, 450 शेयर के अगेंस्ट 400 शेयर अलॉट हुए। कैसे? जिसने 450 शेयर की एप्लीकेशन आई, 4.5 लाख की एप्लीकेशन आई, 4 लाख शेयर का अलॉटमेंट हुआ होगा, तो इसको अगर छोटा करोगे तो 450 और 450 और 400, या इसको और छोटा करोगे तो 5 से काट दो बेटा, तो 0 से 0 काट दो, तो ये 9:8 भी हो सकता है। तो जिसने 9 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 8 शेयर मिले होंगे। अब आप देखो, इसके पास बेटा थे 6000 शेयर, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो 9/8 निकालोगे तो देखो अप्लाई कितने होगा, 6000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, बेटा 6750 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया होगा। मिले किसे, कितने इसको, 6000, तो बेटा 750 शेयर, इसने 750 शेयर पर एक्सिस एप्लीकेशन मनी भेजी होगी, और एक्सिस एप्लीकेशन मनी एक शेयर पर कितना था, एक शेयर पर था 15 रुपए, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 11,250 उसने ज्यादा भेज रखे थे, जो उसे अलॉटमेंट पर अब नहीं देना था, तो वही मैंने यहां से माइनस कर दिया। टोटल अलॉटमेंट पर 96,000 देना था, उसमें से 11,250 एक्सिस एप्लीकेशन मनी के तौर पर वो दे चुका था, तो वो अब नहीं देगा, तो 84,750 उससे लेना था। फर्स्ट कॉल पर 6000 इंटू 20 लेना था, बाकी बेटा शेयर अलॉटमेंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इस बैलेंसिंग फिगर पर मैंने अगर पर शेयर निकाला, पर शेयर यानी फॉर फीचर अमाउंट पर शेयर, तो 1,01,250 जो मिलाना, उसको अगर 6000 से डिवाइड कर दो, तो ये निकल कर आ जाएगा कि आपको कितना मिला, पर शेयर कितना मिला। तो बेटा पर शेयर मिला 16 रुपए 875 पैसे, ये इतना मिला। ये पर शेयर मैंने क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला क्योंकि जब हम रीइश्यू पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ना, तो हमारा ये काम आएगा। पर शेयर फॉर फीचर कितना था, यानी हमको अल्फा के शेयर पर 16 रुपए 875 मिल गए थे पर शेयर, यानी इतना पैसा हमारा प्रॉफिट हो गया, जो हमने उसको वापस नहीं किया होगा। अब अगर हमने कुछ डिस्काउंट दिया है, तो वो बाकी शेयर फॉर फीचर में डेबिट कर देंगे डिस्काउंट के टाइम, और जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं, जितने शेयर रीइश्यू करे हैं उस पर। फिर देखिए यहाँ पर हमने बीटा के शेयर फॉरफिट करे। शेयर कैपिटल इसका भी 40 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू था, तो 40 1 60। फिर इसमें जो 5 रुपए जो है ना, जो फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम था, सिर्फ वही डेबिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट वाला तो मिल गया होगा, तो 20,000। फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 80,000। और ये देखिए 1 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा शेयर फॉर फीचर। तो बेटा 1 लाख है 4,000 शेयर पर, तो जरा बताओ एक शेयर पर कितना होगा बेटा, 25 रुपए। तो इसके एक शेयर पर कितना हुआ, 25 रुपए पर शेयर, जो आपको मिल चुका है। फिर गामा के शेयर फॉरफिट करे बेटा, उसके फाइनल कॉल ना मिलने की वजह से, तो शेयर फाइनल शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 50 750। सिक्योरिटी प्रीमियम जो फाइनल कॉल वाला था वही नहीं मिला होगा, 15,000 इंटू 4। और टू शेयर फाइनल कॉल 14 रुपए के हिसाब से, और टू फॉर फीचर 6 लाख। अब 6 लाख को अगर आप 15,000 से डिवाइड करो, तो बेटा 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से इससे पैसे मिल गए होंगे, ठीक है ना, जो शेयर फॉर फीचर में चला गया। अब इन शेयर को री इशू कर दिया, तो रीइश्यू सारे शेयर को नहीं किया, सिर्फ अल्फा और बीटा के आधे आधे शेयर रीइश्यू कर दिए। इसका मतलब गामा का तो कोई शेयर रीइश्यू करा ही नहीं, तो दोनों मिलाकर 5000 शेयर रीइश्यू करे 42 के हिसाब से। कैपिटल क्रेडिट होगा 2.5 लाख से, क्योंकि 50 रुपए का एक शेयर है। और बेटा
₹8 पर शेयर जो हमने डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरफीचर में डेबिट हो जाएगा 40,000। और अब हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में देखो बेटा, 3000 शेयर आपने अल्फा के री इशू करे, तो 3000 इंटू आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ एक शेयर पर। टोटल प्रॉफिट हुआ था ₹16.875, जो हमने फॉरफीचर अमाउंट निकाला, उसमें से ₹8 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो इसके शेयर पर कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो निकाल लो। 3000 से ये होगा 26,625। और गामा का देख लो बेटा, 2000 शेयर उसके री इशू करे इनटू उसका एक शेयर पर फॉरफीचर अमाउंट था ₹25 और उसमें से ₹8 डिस्काउंट दे दिया, तो ₹17 पर शेयर उसको प्रॉफिट हो गया। तो 17 इंटू 2000 ₹34,000 का बेटा उसका प्रॉफिट हो गया। समझ गए ना। तो बेटा ये होगा ₹60,625 आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर देखो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 60,625। और ये कैसे आया ये मैंने निकाल कर भी यहाँ दिखा दिया। ठीक है, निकाल कर भी दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान बेटा, 4 नंबर में बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन दे दिया आपको। राम लिमिटेड इशूड 5000 8% डिवेंचर 1000 ईच, डिस्काउंट 5% ऑन April 1, 2020. The debenture are repayable by equal annual drawing in 4 years. You are required to show the amount of discount to be written off every year. मैंने कहा था अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बराबर बराबर हो तो डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे होगा, जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसको उल्टा कर दो, यानी 4 3 2 1 ये जो रेशो बनेगा और इस रेशो में आप डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दोगे। तो 5000 इंटू 1000 50 लाख इंटू 5%, तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया बेटा 2.5 लाख रुपए का। तो 2.5 लाख रुपए का आपको इस रेशियो में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो 2.5 लाख इंटू 4/10, फिर 3/10, फिर 2/10, फिर 1/10, जो भी आएगा आप राइट ऑफ कर दोगे हर साल पीएनएल में। एक ये क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद ये बेटा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना था। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक बार फिर से बेटा प्रोजेक्टेड से क्वेश्चन आ गया, यानी प्रोजेक्टेड से भी और रेशो से, इन 2 चैप्टर से पता नहीं इंस्टीट्यूट खूब क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सेंट्रल टेक्सटाइल लिमिटेड प्रोवाइड यू इन हिस्टोरिकल रेवेन्यू एंड कॉस्ट डाटा। क्या क्या है देख लो। रेवेन्यू अभी फिलहाल इनका है 1000 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट है 70% ऑफ रेवेन्यू यानी 700, फिक्स्ड कॉस्ट है 115 करोड़, डेप्रिसिएशन है 101 करोड़, इनकम टैक्स है 25%। ये तो इनकी करंट सिचुएशन है। फिर सेंट्रल टेक्सटाइल लिमिटेड मैनेजमेंट इज अटेम्प्टिंग टू प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। कहता है द हिस्टोरिकल डाटा विल बी द बेस केस सिनेरियो, द डिटेल रिगार्डिंग ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो आर गिवन बिलो। अब 2 सिचुएशन दे रखी है इन्होंने कि अगर ऑप्टिमिस्टिक रहा तो क्या होगा और अगर वर्स्ट केस हुआ यानी पेसिमिस्टिक केस में क्या होगा। तो रेवेन्यू चेंज, अगर ऑप्टिमिस्टिक रहा यानी सब कुछ अच्छा रहा तो 40% से रेवेन्यू इंक्रीज होगा, लेकिन अगर बुरी सिचुएशन आ गई तो बेटा 20% डिक्रीज हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो सेल का 65% होगा और अगर खराब रहा तो सेल का 71% हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट बेटा अगर अच्छा रहा तो 113 करोड़ और अगर खराब हो गया तो 120 करोड़ होगा। और डेप्रिसिएशन दोनों ही केसेस में सेम होगा, जो पहले था वही अब रहेगा। आपसे कहता है प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन दीजिए। समझ गए। ये क्वेश्चन बेटा स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, आपके करवाया हुआ है क्लास में, मैंने अपनी क्लास में करवाया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, पहले दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं, एक डिस्काउंट वाला भी और एक ये वाला भी। ये देखिए पहले डिस्काउंट वाला देखिए, 3B डिस्काउंट देखिए 4321 का रेशो और 2.5 लाख का डिस्काउंट था, 50 लाख का 5%। तो देखो इस रेशो में आपको ये बांटना है। ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का बेटा, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का। और फिर देखो प्रोजेक्टेड पीएनएल देखो जरा, पहले प्रेजेंट देख लो, ये प्रेजेंट है, फिर ऑप्टिमिस्टिक और फिर वर्स्ट केस। पहले प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में बेटा 1000 का रेवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट है 700, फिक्स कॉस्ट है 115, डेप्रिसिएशन है 101, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 84, 25% का टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 63। ये हो गया प्रेजेंट सिचुएशन। अब अगर ऑप्टिमिस्टिक हुआ तो 40% से सेल बढ़ जाएगा, तो बेटा 1000 में 40% ऐड कर दो,
तो कितना होगा 1400 आपका सेल हो जाएगा। फिर 60% ऑफ सेल आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो 910 यानी 65% ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट 113 बताया है, डेप्रीसिएशन जो पहले था वही बताया है, तो इसका मतलब पीबीटी आ गया 276, उसमें से 25% का टैक्स घटा दो, प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स 207 करोड़। अगर वर्स्ट केस हुआ तो बेटा 20% से सेल कम हो जाएगा, तो 1000 में से माइनस करो 20%, तो सेल 800 हो जाएगा। फिर 71% 800 का आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो 568। फिक्स कॉस्ट 120 करोड़ हो सकती है, डेप्रीसिएशन सेम रहेगा, तो आपका जो पीबीटी होगा वो 11 करोड़ होगा, उसमें से बेटा 25% का टैक्स चला जाएगा, तो 8.25 करोड़ आपका प्रॉफिट होगा। यानी वर्स्ट केस में ये प्रॉफिट होगा, ऑप्टिमिस्टिक केस में ये होगा, और प्रेजेंट ये है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बोलो, क्या क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो है कौन सा क्वेश्चन है बेटा? वो है बाईबैक का क्वेश्चन। ये है 4A, बाईबैक का क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं बेटा एक बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 50 लाख है, डिवाइडेड इन 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। उसके बाद बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, फिर करंट लायबिलिटी है, फिर आपका फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है ना? रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। ऑन 1 अप्रैल 2024, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑथराइज बाईबैक एज अंडर 10% ऑफ इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट 17 पर शेयर। समझ गए? 17 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्होंने बाईबैक करना है। फिर कहते हैं 12% डिवेंचर टू बी इशूड फॉर 1 लाख टू फाइनेंस द बाईबैक एंड बैलेंस फ्रॉम जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस। समझ गए? तो इसमें बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहता है जनरल रिजर्व से आपको जो प्रीमियम राइट ऑफ करना है या सीआरआर बनाना है वो जनरल रिजर्व से बनाना है। ठीक है, तो मैं जनरल रिजर्व भी यूज किया है मैंने भी। प्रीमियम ऑन बाई अच्छा प्रीमियम ऑन बाईबैक सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है, लेकिन जो सीआरआर बनाना है वो जनरल रिजर्व से बनाना है। इन्वेस्टमेंट 1175 में सोल्ड कर दिया। था कितने का इन्वेस्टमेंट? आपका इन्वेस्टमेंट था बेटा 7.5 लाख का, लेकिन बेचा है 1175 में, तो फायदा हो गया। जनरल एंट्री पूछा है आपसे बस। 10% बाईबैक किया है, तो 5 लाख के शेयर बाईबैक किए हैं इन्होंने। बेटा ध्यान रखना, 5 लाख के शेयर बाईबैक किए हैं इन्होंने, 1 लाख डिवेंचर इशू करा है, तो डिवेंचर को कैपिटल का रिप्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा था कि डिवेंचर को कैपिटल का रिप्लेसमेंट मानकर उन्होंने आंसर बनाया हुआ है, लेकिन आप मत करना। डिवेंचर को कैपिटल का रिप्लेसमेंट नहीं माना जाता। जितनी कैपिटल आपने बाईबैक की है उतनी ही कैपिटल का या तो फ्रेश इशू करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर, या फिर सीआरआर बनाते हैं। तो आपको 5 लाख का ही पूरा सीआरआर बनाना है, तो मैंने पूरे 5 लाख का ही सीआरआर बनाकर दिखाया है। ठीक है, अभी मैं उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था बी। इसमें बेटा ये इन्होंने एक कंपनी है एस लिमिटेड यानी सब्सिडरी, उसकी ये बैलेंस शीट दे रखी है, और इस पे इन्होंने क्या करा 48,000 शेयर खरीद लिए। इसके शेयर हैं बेटा 60,000, 60 में से 48,000 शेयर खरीद लिए। इसका मतलब होल्डिंग रेशो क्या हो गया? 48,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 80%। तो 80% इन्होंने शेयर परचेज कर लिए। कंसिडरेशन था 9 लाख रुपए, यानी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था वो 9 लाख था। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है जनरल रिजर्व था 1,20,000, जिस दिन शेयर परचेज करे उस दिन जनरल रिजर्व था 1,20,000, और उस दिन पीएनएल अकाउंट था 24,000। आपसे कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल बताओ, और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो बताओ। 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये 4 नंबर के ये थे, यानी 2-2 नंबर के, और 1 नंबर का ये था। तो बेटा आपको पता ही है गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं नॉन करंट एसेट में एज इंटेंजिबल एसेट, ये उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल कैसे निकालना था? वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से जिस दिन आपने शेयर खरीदे उस दिन का शेयर कैपिटल माइनस कर दो 80%, उस दिन का जनरल रिजर्व में 80% माइनस कर दो, उस दिन के पीएनएल में से 80% माइनस कर दो, बेटा आपका आंसर आ जाएगा गुडविल निकालने का। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या करोगे? 20% ऑफ शेयर कैपिटल, 20% ऑफ टोटल जनरल रिजर्व, और 20% ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना? तो इन तीनों का बेटा, इन तीनों का 20% जो होगा ना वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब हम एक चीज और था, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो का ये क्वेश्चन था बेटा, ये भी 5 नंबर का था।
द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ संगम लिमिटेड इज गिवन बिलो। शेयर कैपिटल 5000, सिक्योर्ड लोन 4000 और अनसिक्योर्ड लोन 2500। ठीक है, ये अभी सिचुएशन है करंट। नेक्स्ट ईयर कहते हैं कंपनी एक प्रोजेक्ट ला रही है 1500 करोड़ का, जिसको फाइनेंस करना है 40% ऑनर की कैपिटल से और 60% सिक्योर डेट से। नो ओल्ड डेट इज रिपेड ड्यूरिंग द ईयर, द इक्विटी कैपिटल विल बी रेज्ड एट 15 पर शेयर, द एवरेज इंटरेस्ट रेट ओल्ड प्लस न्यू 13% होगा, इनकम टैक्स रेट 25% है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग फोरकास्टेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फोरकास्टिंग में देखो क्या होगा, जो 1500 करोड़ का आप फ्रेश इशू करोगे ना, वो कुछ डेट से कुछ इक्विटी से, दोनों ही फाइनेंसिंग के इनफ्लो होंगे, दोनों ही फाइनेंसिंग के इनफ्लो होंगे। और बेटा एक आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, तो इंटरेस्ट कैसे होगा, ये दोनों लोन है, इन पर इंटरेस्ट जाएगा, और एक जो नया लोन आपने किया है कितना 60%, उस पर इंटरेस्ट जाएगा। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 4000 प्लस 2500 प्लस 1500 का 60%, 900, तो टोटल कितना हो गया 65, 7400 पर इंटरेस्ट जाएगा, 7400 पर 13% का इंटरेस्ट जाएगा। ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो होगा। बस, तो जो पैसा आया 1500 और उसमें से जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा, जो बचेगा वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। यही प्रोजेक्टेड है आपका, प्रोजेक्टेड पूछा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, ये क्वेश्चन था, बताइए। ठीक है, और बाकी थ्योरी के ये 3 क्वेश्चन थे, एक ईसॉप का क्वेश्चन था, एक आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एलएलपी और सब्सिडरी पार्टनरशिप का क्या कंसोलिडेशन के रूल हैं वो बताना था, और बेटा बाकी बोनस इशू की एंट्रियां बतानी थी। एंट्री पहले बोनस इशू बताना था क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे बनती है वो बतानी थी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लो। ये देखो, ये देखिए, पहले तो बाईबैक का, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50,000 शेयर खरीदे 17 रुपए के हिसाब से। फिर देखिए बैंक अकाउंट टू डिवेंचर्स, फिर शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रीमियम ऑन बाईबैक इतना, और इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ओहो, मैंने जो बेटा ये मैंने थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, प्रीमियम ऑन बाईबैक को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक ये अलग एंट्री बनेगी, और जनरल रिजर्व टू, मतलब यहां पर ये होता सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख, फिर जनरल रिजर्व डेबिट नहीं 5 लाख नहीं, 3,50,000, जितना प्रीमियम है उतना, जनरल रिजर्व डेबिट 5 लाख, 5 लाख, फिर टू प्रीमियम ऑन बाईबैक और टू सीआरआर, ये एंट्री होती है। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम मैं लिखना भूल गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर यहाँ पर ये बेटा गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और फिर यहाँ पर जो है हमने ये निकाला बेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है ना, गुडविल आया और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया। एक मिनट, मैंने गलती तो नहीं कर दी जल्दबाजी में कहीं, ओहो जल्दबाजी में बेटा मैंने थोड़ी सी गलती कर दी लग रहा है। जल्दबाजी में मैंने बेटा जिस दिन शेयर एक्वायर करे उस दिन का कैपिटल रिजर्व लेना होता है, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये वाला लेना था बेटा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए ये लेना था 120 प्लस 24, ठीक है, तो 1,44,000 का 80% लेना था। माइनॉरिटी के लिए मैंने ठीक लिया, लेकिन वो मैंने छोटी सी मिस्टेक हो गई, चलो अभी मैं सही करवा देता हूँ उसको। ठीक है, तो अभी सही करवा देता हूँ मैं उसको। ये कितना होगा, यहाँ पर बेटा दिखा देता हूँ, ये होगा 120 का, और ये होगा 24,000 का 80%, तो यहाँ पर बेटा ये थोड़ा सा गलती हो गई है, मैं सही करके दे दूंगा इसको, ठीक है। बाकी ये ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट से ही उठाना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, जिस दिन कंसोलिडेशन कर रहे हो उस दिन का कैपिटल, उसी दिन का पीएनएल, उसी दिन का जनरल रिजर्व, ठीक है, और उसका 20%, और गुडविल को बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में दिखाना है, इंटेंजिबल एसेट के तौर पर, समझ गए जी। और ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, तो इश्यू ऑफ कैपिटल बाई शेयर्स यानी 1500 इंटू 40%, रेजिंग ऑफ डेट 1500 इंटू 60%, और ये देखिए लोन का रीपेमेंट, इंटरेस्ट का रीपेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट 962, और ये इन फोरकास्टेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया।
हमने ये मान लिया है कंपनी ने कोई डिविडेंड ना तो पे किया है और ना पे करेगी फ्यूचर में, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है। ये फिर थ्योरी के क्वेश्चन है, ये आप अपने आप पढ़ लेना, मैंने दे दिए हैं और जर्नल एंट्री का परफॉर्मा दे रखा है। चलिए, ये था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं बच्चों एफएम वाला। जो एफएम वाला पार्ट था हमारा, वो देखो, ये है एफएम वाला पार्ट। इसमें भी वही बेटा पूरी कहानी उसने सुनाई पहले, ये देखो पूरी पहले वही कहानी सुनाता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहानी सुनाई। Metadex Limited is a clean tech startup focused on affordable solar energy solution for urban household। यानी मेटाडेक्स एक कंपनी है जिसका काम है सोलर एनर्जी का काम है, ये लोगों को अफोर्डेबल सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक सब्सटीट्यूट है ये। फाउंडेड बाय टू इंजीनियर्स अमित एंड सुमित इन 2021। ठीक है जी, दो इंजीनियर ने इसको बनाया था। द कंपनी डेवलप्ड ए न्यू सोलर प्लान पैनल डिजाइन दैट इज हाईली इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल। द जर्नी बिगिन विद अमित, an engineer working in a traditional energy company. For years, Amit had seen the damaging environmental impact of fossil fuels and the inefficiency of the power grid. Concerned about the environmental impact of fossil fuels and the inefficiency of power grid, concerned about the climate change and driven by the desire to make a difference, he started researching alternative energy solution। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम कर रहा होगा, तो वहां इसने देखा काफी सारे रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है, ठीक है ना, तो इनको चढ़ा के कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला जाए एनर्जी के लिए। तो सोलर एनर्जी स्टूड आउट एज एन abundant and clean source of power that ये क्या है, remained underutilized underutilized especially in undeserved communities। In 2020 Amit quit his job and partner with his college friend Sumit, an expert in renewable energy policy and a software engineer। तो उसने अपने दोस्त को जोड़ा और एक बिजनेस शुरू कर दिया। Their vision is to revolutionize the energy industry by making solar power accessible to middle income family across the globe। बेटा सिर्फ कहानी ही सुना रहा है बस खाली, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, दे इनिशियली स्ट्रगल्ड टू सिक्योर फंडिंग एज मैनी इन्वेस्टर वर susceptible of renewable energy startup thinking and market was over oversaturated or too slow to provide return। मतलब पहले तो इन लोगों को कोई फंडिंग देना ही नहीं चाह रहा था, उनको लग रहा था पता नहीं ये मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है या ये मार्केट में कुछ है ही नहीं, समझ गए, तो फिर फालतू में कोई रिटर्न आएगा नहीं, तो इनको बहुत परेशानी हुई। अर्ली स्टेज सोलर हार्डवेयर कंपनीज ऑफन रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इट ए टफ सेल to investors looking for faster return। The company navigated through the initial stages of challenges। They developed a robust marketing plan to target eco-conscious communities, partnering with influencers in substantially space and running ads on social media। ठीक है ना, इन्होंने काफी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। The team scaled their operation by working with local solar panel manufacturer, reducing cost and creating job in the communities they serve। ठीक है। Currently in the expansion process, Metadex needed around 15 lakh to scale up production and penetrate further in the market। यहां से ये काम की बात शुरू हुई कि इनको 15 लाख रुपए चाहिए फर्दर मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। पूरी कहानी जो उसने सुनाई है उसमें क्रक्स ये निकल कर आया, इनको 15 लाख रुपए चाहिए फंड के लिए। अमित एंड सुमित डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव फंडराइजेशन ऑप्शन fundraising option that would allow them to keep control of their company and align with their long term vision। तो अब इन्होंने कई सारे ऑल्टरनेटिव देखना शुरू करे कि कहां से इस 15 लाख रुपए को लाया जाए, ठीक है ना। अब फर्म का जो अभी फिलहाल का बैलेंस शीट है वो इन्होंने आपको दिया, तो बैलेंस शीट में देखो क्या है, इनका इक्विटी अभी फिलहाल का इक्विटी जो फंड रेस करने से पहले का है, जो 15 लाख चाहिए ना उससे पहले का इनका पोजीशन क्या है। इक्विटी कैपिटल है 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख, 10% डिवेंचर है 4 लाख के, करंट लायबिलिटी है इनका 1 लाख का, फिक्स असेट 9 लाख का है और करंट असेट 6 लाख का है। टोटल मिलाकर इनका 15 लाख का ये दे रखा है, ठीक है। ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है।
करेंटली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख है। अभी फिलहाल इनका जो ईबीआईटी है वो 8 लाख है, टैक्स रेट 50% है, करंट मार्केट प्राइस है इनका 25 रुपए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्वल इट्स बुक वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 14%। ये इन्होंने अभी फिलहाल का सिचुएशन दे रखा है कि ईबीआईटी इतना है, टैक्स रेट इतना है, मार्केट में इनका शेयर का रेट चल रहा है 25 रुपए, समझ गए। और जो डेट की वैल्यू है वो बुक वैल्यू के बराबर ही है, मतलब पार वैल्यू समझ लो। और इक्विटी जो है केई जिसको बोलते हैं वो 14% है। फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ मेटाडेक्स लिमिटेड इज असाइंड टू टास्क टू कैलकुलेट। अब पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा इन्होंने, कहते हैं ये बताओ वैल्यू ऑफ फर्म बताओ और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ फंड। यानी जो 15 लाख का फंड जो चाहिए ना उससे पहले फर्म की वैल्यू बताओ और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ और ईवीए और एमवीए बताओ। पहले तो ये दो चीजें पूछ रहा है आपसे। तो आपको बेटा वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए एक तो ईबीआईटी चाहिए और दूसरा आपको डब्ल्यूएसीसी चाहिए, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ईबीआईटी को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। ईबीआईटी आपको गिवन है 8 लाख रुपए, ठीक है ना। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको चाहिए बेटा रिटर्न, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो वो 14% दे रखा है, समझ गए। और एक डेट है, तो डेट का आपको निकालना पड़ेगा। तो डेट देखो 10% 4 लाख, समझ गए। 10% है, टैक्स का रेट है 50%, तो टैक्स के बाद का रिटर्न लेना है तो 5% आएगा, यानी 10% इंटू 1 माइनस टी, तो ये 5% आ जाएगा। अब आपके पास एक क्या है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस भी है। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है ना बेटा, वो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी जो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग जो के आर जिसको बोलते हैं, तो अगर आपको कुछ और कुछ दिन ना दे रखा हो, कोई पर्सनल टैक्स ना दे रखा हो, तो के ई और के आर जो होता है ना वो बराबर ही होता है नॉर्मली, समझ गए। तो इसके लिए पहले आपको ये दो चीजें निकाल कर दिखानी है। दो चीजें निकालने के बाद बेटा फिर कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर हम बात को पढ़ेंगे। पहले ये दो चीजें मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूं, पहले इन दो चीजों का मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूं, ठीक है। आइए पहले इन दो चीजों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है हमारा दो चीजों का सॉल्यूशन, ये है देखो बेटा, पहले दो चीजों का सॉल्यूशन, यानी मैंने इसको पार्ट ए बोला है। कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले के ई 14%, फिर के आर मैंने मान लिया के ई के बराबर है, और फिर के डी 5%, ठीक है ना। वी विल कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाई टेकिंग मार्केट वैल्यू वेट, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू गिवन है ना, तो हमने मार्केट वैल्यू वेट से डब्ल्यूएसीसी निकालेंगे। ये मैं मान रहा हूं, हो सकता है इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आया उन्होंने बुक वैल्यू वेट लेकर निकाला हो, लेकिन मैंने मार्केट वैल्यू वेट। और मार्केट वैल्यू जब हम वेट लेते हैं ना, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर से जब मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो उसके अंदर दोनों वैल्यू होती हैं, दोनों मतलब इक्विटी भी और रिटेन अर्निंग दोनों होता है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है। अब दोनों का अगर कॉस्ट इंडिविजुअल सेम है, तो फिर मैंने एक इक्विटी सीधा लिख दिया 80,000 उनका नंबर ऑफ शेयर है, क्योंकि 8 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक 8 लाख रुपए हैं कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर है। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 80,000। 80,000 को पहले मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, ये जो 20 लाख आया ना, ये 20 लाख जो है इसके अंदर इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों की वैल्यू होती है। अगर आपको दोनों को अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग लिख दो, लेकिन अगर साथ में लिखना है तो साथ में लिख दो। साथ में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इंडिविजुअल कॉस्ट 14% है। अगर के ई अलग होता और के आर अलग होता, तो फिर इन दोनों को इनके जो बुक वैल्यू है ना उसके रेशो में बांट दिया जाता 20 लाख को। लेकिन चूंकि यहाँ पर 14% है दोनों का, तो आप सीधा लिख सकते हो इक्विटी 20 लाख, ठीक है ना। फिर डेट आपका 4 लाख दे रखा है। फिर इनका वेट देखो, इसका 83.33 है, इसका 16.66 है। फिर यहाँ पर देखिए 14% 5%, ये आ गया 12.5% जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, यानी डब्ल्यूएसीसी। और फिर वैल्यू ऑफ फर्म देखो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई केओ, केओ मतलब 12.5%, तो 64 लाख जो है वो फर्म की वैल्यू आ गई। ऑल्टरनेटिवली आप डब्ल्यूएसीसी निकाल सकते हो बुक वैल्यू वेट लेकर, लेकिन अपना एजम्पशन देकर। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है बेटा, तो मार्केट वैल्यू वेट लो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद में आपसे इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का मैंने आपको बताया था नो पैट माइनस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नो पैट का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। तो नो पैट इज इक्वल टू ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर दो तो नो पैट आ जाता है। तो ईबीआईटी 8 लाख दे रखा है, उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो 4 लाख जो है वो आपका नो पैट आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रेजेंट कैपिटल
यानी इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिवेंचर इनटू केओ। तो प्रेजेंट इक्विटी कितना है बेटा? 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख, जो उनका बुक में दिख रहा है। तो कितना? उसको 12.5% यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1,75,000 जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ईवीए क्या होगा? नो पेट में से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, तो 2,25,000 ईवीए आ गया। ऐसे ही फिर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में मैंने बताया था मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 80,000 इंटू 25, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर बुक वैल्यू के बराबर ही है। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना आ गया? 24 लाख। 24 लाख में से बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और जो डेट है वो दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर 14 लाख है। तो माइनस कर दो, तो मार्केट वैल्यू एडिड आ गया 10 लाख रुपए। समझ गए? तो ये पहला पार्ट था हमारा। अब आते हैं जरा बेटा पहले पार्ट के बाद, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब जो कंपनी 15 लाख रुपए लाना चाहती है, जो अब उसके बारे में इन्होंने कुछ बोला है, कहां से लाएगी वो। द कंपनी हैज प्रपोज टू इशू 8% 5,000 प्रीफरेंस शेयर 100 each एंड द बैलेंस 10 लाख इट इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव। यानी जो 15 लाख लाना है उसमें से 5 लाख तो प्रीफरेंस से लेकर आएंगे, ये इनका कंफर्म है। बाकी 10 लाख कहां से लाएंगे? तो बाकी 10 लाख के लिए इन्होंने दो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। पहला अल्टरनेटिव में कहते हैं 90% फंड इक्विटी शेयर कैपिटल से इशू करो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, एंड द रिमेनिंग 8% डिवेंचर करो 100 रुपीज के हिसाब से एट पार। यानी 10 लाख में से 9 लाख रुपए का इक्विटी ले आओ और 1 लाख रुपए का डेट ले आओ। अच्छा, जो इक्विटी लाओगे उसका करंट मार्केट प्राइस पर लेकर आओगे, तो करंट मार्केट प्राइस है 25 रुपए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने होंगे? 9 लाख डिवाइडेड बाई 25। तो बेटा 36,000 शेयर इशू करोगे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 3,60,000 तो इक्विटी कैपिटल होगा और बाकी 36,000 इंटू 15, समझ गए, वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो होगा वो इक्विटी, चाहे वो इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों को करके डाल दो। और 1 लाख रुपए डेट से आएंगे जिसका रेट होगा 80%। ऑल्टरनेटिव 2 में कहते हैं 80% 9% डिवेंचर से ले आओ, बैलेंस इक्विटी से ले आओ, इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर जो इशू करोगे इस बार वो करोगे 33.333% के हिसाब से। मतलब 10 का शेयर है तो उसमें 33.333 ऐड करोगे तो बेटा 100 मतलब 13 रुपए 33 पैसे के हिसाब से शेयर इशू हो जाएगा। समझ गए ना? अब आपसे कहता है, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछता है ड्राफ्ट द फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ, तो दोनों ही स्ट्रक्चर उसमें ऑल्टरनेटिव में बताओगे। ऑल्टरनेटिव 1 का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेटिव 2 का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, और फिर आपको अर्निंग पर शेयर और फाइनेंशियल लीवरेज बताना है। दोनों ही ऑल्टरनेटिव में बताओगे आप, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन देख लो कैसे मैंने बनाकर दिया है। ये देखिए उसका सॉल्यूशन, ये देखो बेटा, पहले फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर, पार्ट बी में फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर देखो। ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 बेटा, ठीक है? ऑल्टरनेटिव 1 देखो, ये ऑल्टरनेटिव 1 है, पहले इस पर रहो फोकस, यहां तक, ये टोटल तक। 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेजेंट में कुछ नहीं था, न्यू 5 लाख, तो टोटल 5 लाख। इक्विटी कैपिटल देखो बेटा, 8 लाख प्रेजेंट है, फिर 3,60,000 बेटा, 3,60,000 नया आएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाई 25, समझ गए? तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, तो 11,60,000 टोटल इक्विटी कैपिटल हो गया, समझ गए? अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस प्रेजेंटली 2 लाख है, फिर 540 का बेटा प्रीमियम आएगा यहाँ पर, यानी 360 और 540 9 लाख टोटल मिलकर आएगा ना, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीमेंट होगा, टोटल 740 आ जाएगा, ठीक है ना? और डेट 4 लाख और नया है 1 लाख, तो टोटल 5 लाख। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव 1 में आ गया फाइनल। अब ऑल्टरनेटिव 2 में देखो, प्रीफरेंस कैपिटल प्रेजेंट में कुछ नहीं, 5 लाख आएगा, तो 5 लाख हो गया। इक्विटी कैपिटल देखो, प्रेजेंट 8 लाख है, फिर बेटा 2 लाख रुपए आपका इक्विटी कैपिटल से आएगा, लेकिन 13.333% से आप शेयर इशू करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे बेटा 15,000, तो 1.5 लाख रुपए कैपिटल आ जाएगा, तो 9.5 लाख हुआ ना, ये टोटल कैपिटल 9.5 लाख हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख पहले से था, प्रीमियम आ जाएगा बेटा 50,000, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख, ठीक है ना? 2.5 लाख, और ये टोटल कितना हो जाएगा? डेट, डेट देखो पहले से था 4 लाख, और बेटा 8 लाख का अब नए फंड में 80%, यानी 10 लाख का जो नया फंड है, 5 लाख तो इक्विटी से आ गया, वो टोटल 15 चाहिए था, उसमें से 5 लाख तो प्रीफरेंस से आ गया, बाकी 10 लाख में 80% डेट है, पुराना डेट था 4 लाख,
ठीक है, तो 12 लाख का डेट हो जाएगा। टोटल हो गया हमारा 25 लाख। ओहो, ये 29 लाख होगा यार, 25 लिख दिया। ठीक है जी, टोटल में थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, ये 29 लाख है। चलो अच्छा हुआ यहीं पता चल गई कैलकुलेशन, मैं ठीक करवा दूंगा। तो ये आपका हो गया टोटल मिलाकर 29 लाख, क्योंकि पहले से कैपिटल था 14, 15 लाख का कैपिटल और आ गया तो 29 लाख हो गया। ठीक है ना। और फिर आपसे बोलता है स्टेटमेंट शोइंग फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर, ईपीएस एंड लीवरेज। वो कॉपी पेस्ट किया ना तो वही लिखा हुआ आ गया, ईपीएस एंड लीवरेज। तो ईबीआईटी देखो बेटा, अब ईबीआईटी जब हम निकालेंगे ना तो हम वही प्रोपोर्शन रखेंगे जो पहले था। यानी पहले 14 लाख पर आप कितना कमा रहे थे? 14 लाख पर आप कमा रहे थे बेटा 8 लाख। तो अब आपकी कैपिटल हो जाएगी 29 लाख। तो हम कहेंगे 29 पर कितना कमाओगे? तो 29 पर कमाओगे 1657,143, 1657,143 दोनों ही ऑल्टरनेटिव पर। इंटरेस्ट प्रेजेंट डेट पर 40-40 दोनों ही केस में। न्यू डेट पर, इसमें न्यू डेट था बेटा 1 लाख बस, 8% का रेट था तो 8,000। इसमें न्यू डेट है 8 लाख बेटा, तो 8 लाख का 9% 72,000, क्योंकि 9% पर इन्होंने नया वाला डेट रेस किया है ऑल्टरनेटिव 2 में। तो ये ईबीटी आ जाएगा। फिर टैक्स 50%, उसके बाद पीएटी, पीएटी में से प्रीफरेंस डिविडेंड दोनों ही केसेस में, समझ गया, 40,000 40,000। फिर अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया बेटा 764,571 और 732,571। नंबर ऑफ शेयर पहले से 80 थे, तो पहले वाले केस में 36,000 शेयर इशू होंगे, तो बेटा 1,16,000। दूसरे वाले केस में बेटा 80,000 प्लस सिर्फ 15,000 शेयर इशू होंगे, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 95,000। तो ईपीएस आ गया 6.59 और 7.71। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, समझ गए ना। तो ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी था बेटा ये 1657,143 और ईबीटी है 16,09,143, तो ये 1.03। फिर 1657,143 डिवाइडेड बाई 7 1545,143, तो 1.07। ये आपका हो गया ईपीएस और फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो ये एफएम का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्वेश्चन है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है ना। होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ। तो देखो इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने 50,000, अब 50,000 पर कितना रिटर्न आया? डिविडेंड मिला 2500 का और इन्वेस्टमेंट को बेचकर 25,000 का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि खरीदा था 50 में और बेटा 75,000 में बेच दिया, तो 25,000 का आपको कैपिटल प्रॉफिट हो गया और 2500 का आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। डिविडेंड पर जो टैक्स है वो है 30%, तो टैक्स माइनस कर दो 30%, और कैपिटल गेन पर टैक्स है 20%, तो इसमें से 20% माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा आपको नेट कितना मिला। तो नेट बेटा 2500 में से 30%, तो 1750 रुपए आपको डिविडेंड इनकम हुआ आफ्टर टैक्स, और 25,000 में से 20% माइनस करो तो 20,000 आपको ये वाला इनकम हो गया। तो टोटल इनकम आपको हो गया 21,750। अब 21,750 इनकम हुआ बेटा 50,000 लगाकर, और एक ही साल के बाद में ये हो रहा है, एक ही साल के बाद में 1 अप्रैल को खरीदा था और 31 मार्च 23 को आपने बेच दिया। इसका मतलब एक ही साल में आपको कितना रिटर्न आया? तो कितना? 21,750 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर, तो 21,750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50,000, तो बेटा ये हुआ 43.5%। दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। बस ये 5 नंबर में क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। जैन एंड कंपनी मेड सेल फॉर सर्टेन पीरियड फॉर रुपीज 25 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड वाज 250, फिक्स्ड ओवरहेड था 375, कैलकुलेट पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे निकालते हो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो? वैसे तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आता है। तो अगर मैं प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लूं बेटा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट और ये फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड कर लो तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100 करोगे तो कितना होगा? एक बार देख लो, 2.5 लाख का प्रॉफिट है, 375 का फिक्स कॉस्ट है, तो 6,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 लाख का सेल है, तो बेटा 25% आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर कहता है सेल नीडेड टू जनरेट ए प्रॉफिट ऑफ 375।
अगर मुझे 3,75,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल करना पड़ेगा? तो बेटा जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है 375 ना, उसमें डिजायर प्रॉफिट ऐड कर दो 375 ही, डिवाइडेड बाई पीवी रेशो कर दो 25%, तो आपका सेल आ जाएगा। तो 375 प्लस 375, ये आपको रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन चाहिए 7.5 लाख। 7.5 लाख को 25% से डिवाइड कर दो, तो 30 लाख की सेल करोगे तो 3,75,000 का प्रॉफिट कमाने लगोगे। फिर कहते हैं नेट प्रॉफिट, अगर 37,50,000 आपकी सेल होती है तो प्रॉफिट कितना होगा? तो 37,50 का 25% बेटा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो 9,37,500। 9,37,500 में से आप फिक्स कॉस्ट घटा दो 375, तो 5,62,500 का प्रॉफिट कमाओगे। 5,62,500 का प्रॉफिट होगा अगर आपका प्रॉफिट है, मतलब सेल है 37,50। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, तो 375 डिवाइडेड बाई 25%, 15 लाख आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर यहां पर जरा एक क्वेश्चन है, ए कंपनी हैज ईबीआईटी ऑफ 10 करोड़ एंड बिलोंग टू ए रिस्क क्लास ऑफ 15%, इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल if it employ 10% debt to the extent of 30%, 40%, 50% of total capital of 50 लाख। बेटा करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मैराथन क्लास में भी आपको करवाया था ये, जब पहली मैराथन मैंने करवाई थी ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था कि अगर इतना डेट है, इतना डेट है, इतना डेट है, तो कैसे हम अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। नेट इनकम अप्रोच का क्वेश्चन है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्वेश्चन है। और इसमें देखो बेटा, ये ईओक्यू निकालना था। ईओक्यू में एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, एक ऑर्डर की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पर यूनिट यानी परचेज की कॉस्ट दे रखी है 5%, स्टोरेज कॉस्ट है तो 10 का 5%, तो 0.5 जो है वो आपका दे रखा है स्टोरेज कॉस्ट। तो ईओक्यू कैसे निकालते हैं? 2 इंटू ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, इंटू ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 125, डिवाइडेड बाई सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो 0.5, यह आ गया जो भी आया 25 समथिंग, और फिर उसको अंडररूट कर दो, तो 5,000 आपका ईओक्यू आया। ईओक्यू 5,000। फिर आपसे क्या पूछता है? कहता है नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, तो 50,000 डिवाइडेड बाई बेटा 5,000, ईओक्यू जो आया था, तो 10 ऑर्डर करोगे एक साल में। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बताइए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन। अब यहां पर बेटा ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, थ्योरी का क्वेश्चन था। ट्रेंड इन द डो थ्योरी था, ये उसका क्वेश्चन था सिक्योरिटी एनालिसिस का। ये कैपिटल बस्टिंग का रिस्क क्वेश्चन था, और ये लिवरेज का और रिस्क का क्वेश्चन था बेटा, थ्योरी का क्वेश्चन। तो इसके भी मैंने आंसर दे दिए हैं थ्योरी के, आप पढ़ लेना अपने आप ही। अब मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, एक बार जरा, एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6A। पहले तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न देखो 43.5%। फिर जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, पीवी रेशियो निकालने का था 25%। फिर 375 का प्रॉफिट कमाने के लिए 30 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा। अगर नेट प्रॉफिट 37,50,000 की सेल है तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 560 to 500, और ब्रेक इवन सेल हमारा 15 लाख है। ठीक है ना? और फिर यहाँ पर देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6C। तो 6C कौन सा है? प्रोजेक्टेड, यहाँ पर बेटा ये है जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखो बेटा, पहले हमको ईबीआईटी लेना है, सबका 10-10 करोड़ दे रखा है, फिर इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना है। पहले केस में 1,50,00,000, दूसरे केस में 2 करोड़, तीसरे केस में 2.5 करोड़। फिर अर्निंग फॉर इक्विटी हो गया। फिर इक्विटी देखो, अगर 50 करोड़ में से 15 लाख का डेट है तो 35 इक्विटी होगा। 50 करोड़ में से 30 लाख 20 लाख का डेट है तो 30 करोड़ इक्विटी होगा। और फिर यहाँ पर 25-25 करोड़। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 24.29%, 26.67% और 30%। फिर ये क्वेश्चन है हमारा 6D, ये 6D है, ये क्वेश्चन है 6D, और ये है बेटा ईओक्यू निकालना था, और इसमें 10 ऑर्डर इन ए ईयर। ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन हो गया। बाकी थ्योरी आप लोग अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये है हमारा बेटा पेपर का सॉल्यूशन। तो बेटा थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे बेटा इस वीडियो को देखें, बेटा वीडियो ज़रूर लाइक करना।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। ठीक है ना? और जो भी बच्चा अनअकैडमी का बेटा सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आज की डेट में 60% ऑफ चल रहा है बेटा, 60% ऑफ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको मिलेंगे बेटा, अमित वोरा सर, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर। बेटा सारे लॉ के पेपर आपको पढ़ाएंगे, मैं CA/FM आपको पढ़ाता हूँ। जब आप आओगे क्लास में तो आपको एक ही अलग ही लेवल का टीचिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा रंजीत कुंवर सर हैं हमारे बेटा, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट पढ़ाते हैं। तो हमारी एक छोटी-सी, एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें और सी द डिफरेंस। मतलब वी डू नॉट टीच एनी डिफरेंट थिंग बट वी टीच डिफरेंटली। तो आप हमारे साथ जुड़ें और डिफरेंस को फ़ील करें। थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय।